नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रेम्बल पे थोड़ा डिस्कशन कर लें, वो रेलेवेंट है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी ख़ास बात क्या है कि अनलाइक स्टैट्यूट्स एंड अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस जहाँ पे प्रेम्बल सबसे पहले ड्रॉ होता है और उसके बाद प्रोविजंस ड्रॉ होते हैं, हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस पहले बना दिए गए और प्रेम्बल लास्ट में ड्रॉ हुआ. तो उल्टा हुआ. प्रेम्बल क्या बताता है? प्रेम्बल किसी भी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि क्यों ये पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्टेंस में है और ये क्या करना चाहता है. ठीक है, तो प्रियम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाता है किसी स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन का. अब हम पर्टिकुलरली अपने प्रियम्बल को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल को. पर उस पे आने से पहले एक बड़ा ही रोचक सवाल आपसे पूछता हूँ कि मैंने अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियंस है, या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन? क्या नाम है इसका? और इनमें से अगर कोई भी एक नाम है तो क्यों वो नाम है? मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि जरा इसको पॉज करिए और सोचिए कि क्या आंसर है. ठीक है, चलिए, अब आपने पॉज करके ओपन कर दिया होगा तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उसका रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताता है कि हमारा नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. पर ये कहाँ बताता है? अनलाइक अगेन द अदर स्टैट्यूट्स या अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना नाम शायद पहले बताते हैं. स्टैट्यूट में तो आप देखते ही हैं, स्टैट्यूट बताती है कि इस एक्ट का नाम क्या है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना नाम बताया है आर्टिकल 393 में, जहाँ पे लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 393 देखिएगा. तो कभी भी आप किसी से पूछिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि आर्टिकल 393 में ही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. ठीक है, विद दैट सेड लेट अस कम टू द प्रेम्बल. नाउ प्रेम्बल सेज that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, socio-economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब ये जान लीजिए कि जो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है, विच हैज़ बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. पर सेक्युलर वर्ल्ड के ना होने से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था कि इससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन theocratic था. No, it was not theocratic. Rather, if you read article 25 to article 28, आप already gather कर सकते थे कि Indian constitution is secular in nature. Framers of the constitution never thought it was important to incorporate the word secular in the preamble. In fact, many were opposed to that. जैसे कि आपको जरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स पे ले चलता हूँ. नवंबर 1948 में प्रोफेसर केटी शाह रिप्रेजेंटिंग बिहार प्रपोज द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल दैट इंडिया शैल बी फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ सेक्युलर फेडरल सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये बोला था उन्होंने. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपोज द अमेंडमेंट saying that secularism was inherent to the constitution structure, and he felt that mentioning it in the preamble would be redundant. That was the primary opinion of Dr. B.R. Ambedkar. He said that adding the secular word in the constitution would be a redundant exercise. भाई जो चीज़ सेक्युलर है उसके लिए आप प्रेम्बल में क्यों लिखेंगे? ऑलरेडी है ना. वो तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा वो ये बात गैदर कर सकता है. यू डोंट नीड टू स्पेशली मेंशन इट. देन प्रोफेसर केटी शाह मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सोशलिज्म. ठीक है, वो सोशलिस्ट वर्ड ऐड करना चाहते थे.
सोशलिज्म के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड ऐड किया. ही सेड, प्रोफेसर केटी शाह, that by the term socialist I may assure my friends that what is implied or conveyed by this amendment is a state in which equal justice and equal opportunity to everybody is assured, in which everyone is expected to contribute by his labor, by his intelligence, and by his work all that he can to the maximum capacity, and everyone would be assured of getting all that he needs and all that he wants for maintaining a decent civilized standards of existence. Now, Professor कह रहा हूँ, Dr. B.R. Ambedkar turned down the proposal by explaining his understanding of the Constitution, because in his opinion, the inclusion of the term socialist would be against the very grain of democracy. ठीक है? He believed that it would be against the very grain of democracy to decide within the Constitution itself that what kind of society people of India should live in. And just look at the far-sightedness of this man. He said, it is perfectly possible today for the majority of people to hold that socialist organization of the society is better than the capitalist organization of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or of tomorrow. I do not see, therefore, why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide for themselves. Now, these words of Dr. Ambedkar influenced the members of the Constituent Assembly to drop these two words, secular and socialist, both from the preamble originally. However, Prime Minister Indira Gandhi, then Prime Minister Indira Gandhi, reintroduced the two words for political reasons in 42nd Constitutional Amendment of 1976. The word socialist was added to send a message that politically she stood for the poor, and the word secular was obviously meant for the minorities in the context of birth control programs of the emergency period. So the amendment was entirely political in nature. It is not as if the Constitution was not secular or socialist before the words were added. India had been secular before the 42nd Amendment and continues to be secular after it. आजकल हम बहुत पोलराइजेशन देख रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी नाम पे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़िए. खैर वो वॉल्यूम्स में आती हैं, तो आप पहले लेक्चर ही सुन के जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, फिर आप उसे पढ़िएगा. लेकिन इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. तो हमने प्रीएम्बल पढ़ लिया. प्रीएम्बल के हमें ऑब्जेक्टिव्स मिल गए कि क्या है प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स. Justice, liberty, equality and fraternity. And the ultimate goal is that of securing the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ठीक है? So the preamble is setting out the aims and aspiration of the people, and these have been translated into various provisions of the Constitution. The people will continue to be governed under the Constitution so long as it is acceptable to them and its provision promotes their aims and aspiration. However, if we follow the course of Indian history and pattern of Indian politics, ये भी कहा जा सकता है कि unlike the Western society, it was the Indian elite rather than the people themselves who set the tone for the reformation of the society. For example, in the field of legislative activity, enactment of the law is not brought about as the culmination of urges of people reflecting the change in socio-economic order, but a measure which was enacted and adopted by the Constituent Assembly, which took the lead in projecting a system to be identified with aims and aspirations of the people. अब इस पे आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि Constituent Assembly जो थी, it was not directly elected by the people. ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि it didn't project the feelings of the people. The Constitution was also not ratified by the people. People ने नहीं ratify किया था उसको, members of the Constituent Assembly ने उसे ratify किया था. But it is believed that the members of the Constituent Assembly are acting on behalf of people. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अब preamble और क्या provide करता है? Preamble provides that it is the people of India who have enacted and given to themselves the Constitution.
The successful working of the constitution and its continued acceptance by the people over the years leads to no other conclusion that the binding force of the constitution is the sovereign will of the people. भाई अगर people ना accept करते तो क्या constitution अब तक चलता ना चलता, इसका मतलब है people ने accept किया है ना. If at any stage of the history the people find that the constitution is not serving the needs of the society, they may set in a motion a machinery which provides for a system suited to their aims and aspirations. ठीक है. It may therefore be rightly observed that sovereignty lies with the people. वही चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि सोवरेनिटी पीपल ऑफ इंडिया की है. ठीक है, सोवरेनिटी पार्लियामेंट की नहीं है. ऑलराइट. So the source of the constitution are the people themselves, from whom the constitution receives its ultimate sanction. The constitution has not been imposed on them by any external authority, but it is the work of Indians themselves. ये हमारा ब्रीफ डिस्कशन है प्रियम्बल पे. अब सवाल उठता है कि क्या प्रियम्बल कोई पावर ग्रांट करता है? नो, प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर, but it gives a direction and the purpose to the constitution. Preamble की क्या utility है? Utility of the preamble is following. It contains an enacting clause which brings the constitution into force. It indicates the source of the constitution. It declares the basic type of government and polity which is sought to be established in the country. It contains a statement of objectives of the constitution which the legislation is intended to achieve, that is implementation of directive principles. It epitomizes the principles on which the government is to function. It serves as a challenge to the people to adhere to ideals enshrined in it, that is justice, equality, liberty, fraternity, etc. It is an introduction of the constitution, जैसा कि statute में भी होता है. ठीक है, it is sort of an introduction to the statute and many times very helpful to understand the policy and the legislative intent. So it is a keynote that is key to the minds of framers of the constitution. ये line याद रखिएगा, काम आएगी कि the preamble has been compared to the keynote, that is the key to the mind of the framers of the constitution. And finally, by several decisions of the Supreme Court, it can be safely be said that preamble is not enforceable in the court of law, yet it states object and aids in legal interpretation of the constitution. Where the language is ambiguous, construction which fits the preamble may be preferred. However, you must keep in mind, preamble does not override the express provisions of the constitution. अब क्या preamble amend किया जा सकता है? या उससे भी एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, क्या preamble constitution का पार्ट है या नहीं? अब बेरूबारी रेफरेंस में क्या बोला गया था? अभी केस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही केस है. बेरूबारी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखिएगा, बेरूबारी केस में बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सवाल पूछा जाता है किस केस में था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेरूबारी केस. It was said by the Supreme Court and it was held by the Supreme Court that the preamble is not the part of the constitution and thus not the source of any substantive powers and doesn't import any limitations. However, in the Keshav Nand Bharti versus State of Kerala case, Supreme Court held that the preamble is part of the constitution and it's of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. In fact, preamble was relied upon in imposing implied limitations on the amendment power under Article 368 in that case. So in Keshav Nand case, it was held that since the preamble is part of the constitution, it can be amended, but the basic features in it can't be amended. As edifies to our constitution is based upon these features, and if they are removed, it will not be the same constitution. Amending power can't change the constitution in such a way that it ceases to be sovereign, democratic or republic. ठीक है, अमेंडमेंट कर सकते हैं आप, बेसिक फीचर्स को इवन इन प्रियम्बल टच नहीं किया जा सकता. आप इस तरीके से अमेंडमेंट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक फॉर्म को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें. ठीक है, यू कांट डू दैट.
तो याद रखिएगा किस केस में प्रियम्बल वाज हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और किस केस में इट वाज हेल्ड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज यूनियन इन इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन शब्द का यूज क्यों किया गया है? बहुत आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यूनियन शब्द का यूज इसीलिए किया गया था कि इट इज नॉट द फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एक बार आप यूनियन में आ गए तो आप जा नहीं सकते हो यहाँ से, समझ रहे हैं? कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता नहीं अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अलग रहना है। यहाँ पे आप आ सकते हो, यू कैन ज्वाइन द यूनियन। ठीक है, कि कल को मान लीजिए कोई फॉरेन स्टेट है, वो बोले कि आई वांट टू ज्वाइन इंडिया, लेट अस सपोज भूटान सेज दैट, once it becomes the part of Indian Union then it cannot separate itself। एक बार आप यूनियन का पार्ट बन गए, यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट बन गए, अब आप जा नहीं सकते। दैट इज वाई द वर्ड यूनियन वॉज यूज्ड। सो आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 3 कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड। अब देखिए क्लॉज ए और बी समझना तो आसान है, ये क्लॉज सी में जो अक्वायर्ड की बात की गई है इसका क्या मतलब है? इस पे एक केस है एन मस्थान साहिब वर्सेस चीफ कमिश्नर पौंडीचेरी, AIR 1962 Supreme Court page number 797। Supreme Court held that the expression acquired that is used under Article 1 Clause 3 subclause C should be taken to reference to acquisition as understood in public international law। ये जो acquired है ना, it is a reference to the word acquisition जैसा कि public international law में माना जाता है। If there was any public notification, assertion or declaration by which the government of India had declared or treated a territory as a part and parcel of India, the courts would be bound to recognize an acquisition as having taken place, with the consequence that territory would be the part of the territory of the Union within Article 1. A statement by the government of India that it did not consider a particular area to have been acquired by itself is also binding on the court. The territory can be said to be acquired when the Indian Union acquires sovereignty. A foreign territory would not come within Article 1 Clause 3 subclause C until there is a legal transfer of territory to India so as to constitute its acquisition under international law। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये एक्वायर्ड शब्द का अगर मान लीजिए कोई फॉरेन टेरिटरी है, उसका लीगल ट्रांसफर इंडिया को हो गया, या लेट अस सपोज इंडिया ने वॉर डिक्लेयर करके किसी टेरिटरी को हड़प लिया, ठीक है, तो अब अगर वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स में इंडिया का पार्ट बन जाती है और एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उस पार्ट पे चला जाता है, पब्लिक नोटिफिकेशन दैट ओके दिस टेरिटरी इज नॉट नाउ द पार्ट ऑफ इंडिया, नाउ द कोर्ट्स वुड बी बाउंड। तो ये जो अक्वायर्ड शब्द है ना, ये एक्विजिशन के रेफरेंस में है जैसा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में समझा जाता है। ठीक, आर्टिकल 2 पे आते हैं, वो कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो न्यू स्टेट कैसे एडमिट किया जा सकता है यूनियन में? इन तरीकों से मैं बताने जा रहा हूँ, इन द फॉलोइंग वेज। पहला, an inferior category such as union territory may be raised to the status of a full state by the parliament. Second, a foreign territory acquired by India may be made a state and admitted into a union. और तीसरा, a territory separated from existing state reorganized into full state। ठीक है, however एक चीज का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 deals with the admissions of new state। अब इसको थोड़ा समझने का एक दूसरा तरीका है कि इसमें एक चीज आपको समझना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी फॉरेन टेरिटरी के एक्विजिशन के बाद ही शुरू होती है। तो मान लीजिए फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की, तो उसका जो एक्विजिशन हुआ है वो आर्टिकल 1
क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में हुआ है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अब अगर उसको स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 के ही प्रोसीजर से हो सकता है। So Article 2 confers full discretion on the Parliament as to what term should be imposed on new states so admitted into Union। ठीक है, ये तो आपके लिए समझना आसान है कि किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना दिया या स्टेट से कोई पार्ट अलग किया और उसको स्टेट बना दिया, है ना, दैट द पार्लियामेंट कैन डू, वो उसके पूरा डिस्क्रेशन में। कंफ्यूजन लोगों को कहाँ होती है कि फॉरेन स्टेट का क्या क्या इसमें क्या फॉरेन स्टेट एडमिट हो रहा है? नो, यहाँ पे एडमिशन इनटू स्टेट का मतलब है रेजिंग अ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। ठीक है, सो द एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड अंडर आर्टिकल 2 confers full discretion on the parliament as to what term should be imposed on the new states so admitted into union, and the expression by law indicates that the legislative action on the part of parliament is required for admission of a new state. Therefore, acquisition of the foreign territory by India automatically makes the said territory a part of the Indian Union, a part of the Indian territory. But the said territory can be admitted as a state into union by the process of law enacted by Parliament under Article 2. फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे, that is formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. It says that Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more states or parts of the state, or by uniting a territory to any part of any state. It can increase the area of any state, it can diminish the area of any state, it can alter the boundaries of any state, it can alter the name of any state, provided that no bill for this purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or names of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its views, अपने views express करने के लिए, thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, and the period so specified or allow has expired. तो बेसिकली लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर लीजिए। ठीक है, ये व्यूज की बात हो रही है कि लेजिस्लेचर का क्या ओपिनियन है। ये कोई लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है टू आइदर एग्री और डिसएग्री विद द प्रपोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बार पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम स्टेट का एरिया इंक्रीज डिक्रीज या स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर करेंगे या उसका नाम बदल देंगे, तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बस अपने व्यूज ही एक्सप्रेस कर सकता है। अब अच्छे हो बुरे हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, व्यूज शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद द वर्ड पावर। लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है तो डिक्लाइन द प्रेसिडेंट की नहीं हम नहीं होने देंगे। इट इज विद इन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पर वो पावर कैसे एक्सरसाइज होगी? बिल इस पर्पस के लिए शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट अलोन। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होगा विच सीक्स टू form a new state, increase an area of the state, diminish the area of the state, alter the boundary of the state और alter the name of the state। क्लॉज ए टू ई में जितनी भी चीज़ें होनी है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में, और बिल शुड बी रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की एरिया बाउंड्रीज एक्सेट्रा अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन कहती है इन दिस आर्टिकल एंड इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी बट द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के मैटर में जो प्रोवाइजो है वो नहीं अप्लाई करता, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट इवन नीड टू वेट फॉर द व्यूज। ठीक है, प्रोवाइजो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करता है यूनियन टेरिटरी के मैटर पे। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है द पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फेयरली सिंपल। अब आर्टिकल 4 पे आ जाते हैं। अभी केस लॉ की मैं बात करूंगा, ठीक है, समझाने के लिए है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। एक ही केस लॉ लोकस क्लासिकस है इस पे, वो मैं बता दूंगा।
आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स. Any law referred in the Article 2 or Article 3 shall contain such provision for the amendment of the first and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of law, and may also contain such supplemental, incidental, and consequential provision, including provisions as to representation in the Parliament and in the legislatures of the state or states affected by such law as the Parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of Article 368. तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा अमेंडमेंट कैरी आउट किया जा सकता है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आप आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में एक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 4 आपको कह देता है कि वहाँ पे ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना रही है which provides for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of law. तो जो भी लॉ स्टेट की बाउंड्रीज या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चेंज करता है, नाम ऑल्टर करता है, एसेट्रा एसेट्रा, आर्टिकल 3 में क्लॉज ए टू ई तक जो भी है वो काम करता है, तो उस वो लॉ और उसको लेके भी कोई कॉन्सिक्वेंशियल, इंसिडेंटल या सप्लीमेंटल मैटर्स को लेके अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, इट वुड नॉट बी डीम्ड टू बी द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ऑर्डिनरली लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इसको कैरी आउट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसे संविधान का अमेंडमेंट मानता ही नहीं है. मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, आर्टिकल 3 की वजह से मैंने ऐसा बोला था. उसकी वजह से आपको पता चल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है एक बार आप यूनियन में आए, अब आपके स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटीड नहीं है. जरा वापस आर्टिकल 2 पे चलते हैं. ठीक है, इसमें लिखा था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. सवाल उठता है ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये इनकी कोई लिमिटेशन है या कुछ भी लगा सकती है पार्लियामेंट, कोई भी टर्म एंड कंडीशन लगा सकती है. सुप्रीम कोर्ट सेड इन द केस ऑफ R.C. Podiyal and another versus Union of India decided on 10th February 1993 that while admitting a new state in union, Parliament while making a law under Article 2 cannot provide for terms and conditions which are inconsistent with the scheme of the Constitution, and it is open to the court to examine whether the terms and conditions as provided in the law enacted by the Parliament under Article 2 are consistent with the constitutional scheme or not. This would mean that power conferred on the Parliament under Article 2 is not wider in ambit than the amending power under Article 368, and the power under Article 2 is also subject to a limitation that it cannot alter any of the basic feature of the Constitution. अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट केस पे, ध्यान दीजिएगा, वो है बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स का रेफरेंस. AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 858, लोकस क्लासिकस है, प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, अब इस केस में सवाल ये था कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट अंडर आर्टिकल 3 include also the power to cede Indian territory to foreign state. ये सवाल came up for consideration before Supreme Court in a reference made by President under Article 143 of the Constitution. Now the Indo-Pak agreement, that is India-Pakistan agreement for resolving certain border disputes provided for transfer of one half of the area of Berubari Union by India to Pakistan and for exchange of Cooch Behar enclaves. Berubari Union was in West Bengal, so a political agitation started against the proposal of transfer of territory to Pakistan. It may be noted that as the result of Radcliffe Award, Berubari Union fell within the West Bengal and was treated as the part of India after the constitution came into force. However, there was constant dispute with Pakistan regarding this territory. In 1952, Pakistan alleged that under the award, the Berubari Union should really have formed the part of East Bengal
and it had been wrongly treated as the part of West Bengal. It was to settle this dispute India and Pakistan entered into aforesaid agreement. Now the question referred to the Supreme Court were that A, is the legislative action necessary for the implementation of the agreement relating to Berubari Union? And B, if so, अगर है ऐसा, is the law of parliament under Article 3 sufficient, or is an amendment of the constitution under Article 368 necessary, or both? So on behalf of the union government, it was contended that the agreement did nothing more than to ascertain the true boundary of India, and there was no handing over of any Indian territory, and this could be done by the executive power of the union. No legislative action is necessary for implementing the agreement. कि एग्जीक्यूटिव खुद ही कर सकता है इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत ही नहीं है. The union government further argued that the said agreement is merely the recognition or ascertainment of the boundary which has already been fixed, and in no sense is it a substitution of a new boundary or alteration of the boundary, implying the alteration of territorial limits of India. The ascertainment or settlement of the boundary in light of the award by which both governments were bound is not an alienation or cessation of territory of India, and if as a result of the ascertainment of the true boundary in the light of the award, possession of some land has to be yielded to Pakistan, it does not amount to the cessation of the territory, it is merely a mode of setting the boundary. It was further contended that Article 3 is wide enough to include secession, and such legislative action under Article 3 is sufficient, and there is no need to invoke Article 368. Also, if the Parliament acts under Article 368, the state legislature loses the right to express its views. Supreme Court rejected these contentions and observed that the agreement involved cessation of territory, and it was outside the scope of parliamentary legislation. Parliament has no such power under Article 3, Clause C of the Constitution. Supreme Court observed that we have carefully considered all the clauses in the agreement, and we are satisfied that it does not purport to be and has not been reached as a result of any interpretation of any award and its terms. It has been reached independently of the award, and for the reasons and considerations which appear to the parties to be wise and expedient. There is no trace in the agreement of any attempt to interpret the award or to determine what the award really meant. The agreement begins with the statement that the decision that the area in dispute will be divided as to give half area to Pakistan and other half adjacent to India being retained by India. In other words, agreement says that though the whole of India, the whole of area of the Berubari Union was within India, and India was prepared to give half of it to Pakistan in a spirit of give and take in order to ensure friendly relations between the parties and remove causes of tension between them. ठीक है, agreement कह रहा है कि whole of the area of Berubari Union was within India, and India was prepared to give half of it to Pakistan in a spirit of give and take, जिससे कि उनके बीच में अच्छे relation हो. Construing the schemes of Article 2 and Article 3, Supreme Court held that Article 3 deals with internal readjustment inter se of the territories of states. मतलब इंडियन टेरिटरी के बीच में स्टेट्स का जो एडजस्टमेंट है उससे डील करते हैं ये. The authority of the parliament to diminish the area of any state envisages taking out a part of the area of state and adding it to another state. Area diminished under Article 3, Clause C continues to be the part of territory of India. Though there is no guarantee in the constitution about the territorial integrity of the states, yet ceding Indian territory to the foreign state is outside the scope of Article 3, Clause C, and for this the amendment of the constitution is needed. Supreme Court observed that this does not mean that there is no power to acquire or cede territory.
Such a power is an attribute of sovereignty, and India has such power both under international law and according to the constitution and according to the preamble of the constitution. If the power to acquire foreign territory, which is the attribute of sovereignty, is not expressly conferred by the constitution, आर्टिकल 1 इन कंटेक्स्ट देने के लिए आपको बता दूं, आर्टिकल 1 डज नॉट कन्फर पावर ऑन इंडिया टू अक्वायर टेरिटरी, इट मेरली प्रोवाइड्स फॉर ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द अक्वायर्ड टेरिटरी इन इंडियन टेरिटरी. ठीक है, आफ्टर सच अ टेरिटरी इज फैक्चुअली मेड द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, द प्रोसेस of law to assimilate it under article 2 or article 3 clause A or B may be initiated by the parliament. article 1 कोई पावर नहीं कन्फर कर रहा है इंडिया पे टू अक्वायर फॉरेन टेरिटरीज. ये बस ये बताता है कि द मोमेंट अ फॉरेन टेरिटरी इज अक्वायर्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि आपको पता है एक्वायर्ड शब्द का कॉनोटेशन एक्विजिशन से है अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाती है इंडियन टेरिटरी में. और जब एक बार इंडियन टेरिटरी में एब्जॉर्ब हो गई तो अब पार्लियामेंट डिसाइड करे कि उसको क्या स्टेट बनाना है, आर्टिकल 2 अप्लाई करना है या आर्टिकल 3 अप्लाई करना है, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में ऐसी फॉरेन टेरिटरी को मर्ज कर देना है बाय द यूज ऑफ आर्टिकल 3 एटसेट्रा एटसेट्रा. So there is no reason why the power to cede territory should have been provided for by the constitution. ठीक है, let me reiterate. Supreme Court is saying if the power to acquire foreign territory, which is the attribute of sovereignty, is not given or conferred by the constitution, then there is no reason why the power to cede territory should have been provided for by the constitution. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि आर्टिकल 1 कोई पावर नहीं देता इंडिया को टू अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी. वो मेरली ये कहता है कि अगर फॉरेन टेरिटरी आपने इंटरनेशनल लॉ में अक्वायर कर ली, एक्विजिशन कर लिया, which is an attribute of sovereignty, तो होगा ये कि that becomes automatically the part of Indian Union under article 1. ठीक है, अब आप उस पर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर अक्वायरिंग की पावर नहीं कन्फर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो मेरली प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन, तो सीडिंग ऑफ द टेरिटरी की पावर क्यों कन्फर करेगा पार्लियामेंट पे, है ना. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने समझाई. फिर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 4 डायरेक्ट्स द पार्लियामेंट in case it makes a law under article 2 and 3 to include therein necessary provision for the amendment of first and fourth schedule with specific states and their territories. Article 4 says that no such law shall be deemed to be the amendment for the purpose of article 368. Thus, if the legislation is competent under article 3 in respect of agreement, it would be unnecessary to invoke article 368. And if the legislation is not competent, then article 368 would apply. In the present case, law under article 368 alone is sufficient. उसके अलावा नहीं. Only article 368 can apply. However, if Parliament chooses to pass a law amending article 3 so as to cover the cases of ceding to foreign states, then both article 368 and article 3 would be necessary, as in that case Parliament has to pass a law amending article 3 by the use of article 368 and then pass a law under article 3 to implement the agreement. कि भाई वेस्ट बंगाल से आप टेरिटरी निकाल लो तो यहाँ पे यू आर चेंजिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, लेकिन जब आप फॉरेन टेरिटरी को सीट कर रहे हो तो आर्टिकल 368 अलोन वुड बी सफिशिएंट. तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आर्टिकल 368 का यूज हो और आर्टिकल 3 दोनों का यूज हो. जहां पे फॉरेन टेरिटरी सीड करना है वहां पे आर्टिकल 3 नहीं काम आ सकता, वहां पे आर्टिकल 368 अलोन इज सफिशिएंट. ठीक है, बट व्हेन यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट एंड गिविंग इट टू अ फॉरेन टेरिटरी, देन आर्टिकल 368 तो अप्लाई होगा, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ दैट स्टेट आल्सो हैज बीन अफेक्टेड, है ना. तो वहां पे होगा कि आर्टिकल 3 में भी लेजिस्लेशन होना होगा. समझ रहे हैं. अब ये जो बेरोबारी यूनियन का जो रेफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है. और आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे बेरोबारी यूनियन नंबर 12 जो है, ठीक है, उसका डिवीजन होना था. ठीक है, तो अब इस रेफरेंस के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया कि
जब एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 to give effect to Indo-Pak agreement. Now the validity of this amendment was challenged, alleging that the language of it insofar as it related to Berubari Union number 12 was confusing and incapable of implementation, and it was also contended that transfer of Berubari Union would result in deprivation of citizenship and property without compensation. Supreme Court in the case of Ram Kishore Sen versus Union of India, decided on 11th August 1965, said that the advisory opinion that was given in Berubari Union and Exchange of Enclaves case was binding, and reiterated the point that the power to cede and part with national territory and the power to acquire additional territory were the inherent attributes ऑफ सोवरेनिटी. ठीक है. फिर एक नेक्स्ट केस आया मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 783. In this case, a dispute regarding the adjustment of the boundary line between India and Pakistan was referred to a tribunal. Now, the government of India wanted to implement the award without any parliamentary legislation. Supreme Court held that an agreement to refer the dispute to a tribunal does not amount to cessation of territory, and hence an amendment to the constitution is not needed. It only seeks to reproduce a line, a suitable boundary, and it is so fixed. This case is one in which each state ex facie is uncertain of its own right and therefore consents to the appointment of an arbitral machinery, and it could be implemented by the government under its executive power, and thus the amendment of the constitution is not needed. अब थोड़ा ये शॉर्ट में बता दिया, थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ जिससे आपके दिमाग में बैकग्राउंड अब बन ही गया है. इस केस में जो मेजॉरिटी जजमेंट था मैं उसको कोट करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट सेड कि who in the state can be said to possess plenum dominium. Plenum dominium का मतलब होता है unlimited right which the owner has to use his property in any way he deems proper without accountability to anyone. So who has plenum dominium depends upon the constitution and the nature of adjustment. A boundary dispute and its settlement by an arbitral tribunal cannot be put at the same footing as cession of territory. An agreement to refer the dispute regarding boundary involves ascertainment and representation on the surface of the earth a boundary line dividing the neighboring countries, and the very fact of referring such a dispute implies that the executive may do such acts as are necessary for permanently fixing the boundary. Ordinarily, an adjustment of a boundary which international law regards as valid between the two nations should be recognized by the courts, and the implementation thereof can always be with the executive unless a clear case of secession is involved, when the parliamentary intercession can be expected and should be had. This has been the custom of the nations whose constitutions are not sufficiently elaborate on the subject. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ केस ऑफ सेसेशन. यहाँ पे किसी को ही नहीं पता है कि टेरिटरी किसकी है, तो बाउंड्री लाइन बन रही है. अब प्रेसिडेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेफर टू द प्रेसिडेंट्स लाइक बेरूबारी इंक्लेव यूनियन का रेफरेंस भी, और बोला दैट द फर्स्ट बेरूबारी केस डेल्ट विद द ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच वॉज डी फैक्टो एंड डी जोरे, मतलब इन फैक्ट एंड इन लॉ इंडियन टेरिटरी, and therefore as the extent Indian territories as defined in Article 1 read with first schedule was reduced, and hence a constitutional amendment was necessary. The second Berubari case concerned the territory which was de facto under the administration by India but being de jure that of Pakistan. The transfer of that territory which was not the part of Indian territory was held not to require a constitutional amendment, and neither case dealt with a boundary dispute. आपकी एकेडमिक्स के लिए बता दूं, पहला बेरूबारी केस का नाम है बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, इसको फर्स्ट बेरूबारी केस कहते हैं. सेकंड बेरूबारी केस का नाम है राम किशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि दोनों ही जो केसेस थे वो बाउंड्री डिस्प्यूट से नहीं रिलेट करते थे, वहाँ पे एक्चुअल सेसेशन ऑफ टेरिटरी हो रहा था.
हेंस ये बात थी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इज नेसेसरी और एग्जीक्यूटिव बाय इटसेल्फ वो नहीं कर सकता. लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में क्या चीज है? इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस देयर इज अ बाउंड्री डिस्प्यूट. नाइदर ऑफ द बेरोबारी केसेस आइदर फर्स्ट और सेकंड डेल्ट विद अ बाउंड्री डिस्प्यूट. तो बाउंड्री डिस्प्यूट के केसेस में दोनों ही सॉवरेन नेशंस कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये किसकी टेरिटरी है. तभी द मैटर इज रेफर्ड टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, है ना. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जब मैटर रेफर किया गया है और द ओनली एम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज टू रिप्रोड्यूस अ सूटेबल बाउंड्री लाइन और उसको फिक्स करने का ही एम है, तो ये तो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर कर सकता है. इसके लिए किसी भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आर्बिट्रल अवार्ड अगर आके ये बताता है कि ओके दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट फ्रेम्स अ बाउंड्री, तो उस बाउंड्री को लेके अगर एग्जीक्यूटिव अपनी एग्जीक्यूटिव पावर में उस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करता है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट अवार्ड, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट के केस में देर इज नो केस ऑफ सेसेशन ऑफ द टेरिटरी. सेसेशन ऑफ द टेरिटरी हो रहा होता तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ज़रूरी होता, पर यहाँ पे सेसेशन ऑफ द टेरिटरी का कोई केस नहीं है. दिस इज मेरली अ बाउंड्री डिस्प्यूट. तो किसी भी स्टेट को पता नहीं है कि ये एरिया किसके जुरिस्डिक्शन में आता है. याद रखिए सोवरेनिटी इज अ मैटर ऑफ इन्फेरेंस and unless real existence of sovereignty over this area is proved, India cannot be in de jure occupation. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता, AIR 1990, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1692. An Indo-Bangladesh agreement of 1974 provided that India would lease in perpetuity to Bangladesh area of 3 बीघा to connect Dhagram and Panbari Monja of Bangladesh. By agreement of 1982, it was clarified that as the result of the said lease in perpetuity, Bangladesh would have undisturbed possession and the use of area leased. बांग्लादेश के पास undisturbed possession रहेगी और वो area lease पे दिया हुआ है. Further, sovereignty over the said area would continue to vest in India and only limited rights were being granted to Bangladesh and not all or absolute rights over the territory involved. Sovereignty अभी भी इंडिया के पास है, लीज पे हमने वो एरिया बांग्लादेश को दिया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the agreements did not involve the issue of secession. It did not amount to lease or surrender of sovereignty over the said area. The concessions given to Bangladesh over the said area might amount to servitudes suffered by India in its territory as it is known in international law. In view of the facts of the matter, there being no cessation of territory nor lease in perpetuity, the agreement of 1974 and 1982 could be implemented without incorporating any change in the law or in the constitution. तो हालांकि अग्रीमेंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी लीज इन परपेचुटी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट डजेंट अमाउंट टू लीज और सरेंडर ऑफ सोवरेनिटी ओवर सेड एरिया. जो कंसेशन बांग्लादेश को दिए हैं इंडिया ने, इट अमाउंट्स टू सर्विट्यूड्स सफर्ड बाय इंडिया इन इट्स ओन टेरिटरी, जैसा कि उसे इंटरनेशनल लॉ में जाना जाता है. सर्विट्यूड इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जिसमें दो या ज़्यादा स्टेट्स established by a particular international treaty or on other basis, one state is entitled to exercise rights within the part or the whole of the territory of another state, or one state is obliged towards another state not to exercise certain rights within the part or whole of its territory. ठीक है. This is done for a special purpose or a special interest relating to that particular territory. इस कंसेप्ट को इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल सर्विट्यूड के नाम से जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़
it is servitude suffered by India in its territory, but it doesn't amount to lease or surrender of sovereignty. इसी के साथ हमारा आर्टिकल 1 to 4 और उसके केस लॉस कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, आई होप आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ठीक है, नाउ आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.